नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना पर छिड़ी जंग। आम आदमी पार्टी बोली ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला। हाईकोर्ट पहुंची भाजपा। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा पंजाब और हरियाणा के किसानों को साजिश के तहत सजा दी जा रही है। और आगे जिक्र होगा कि वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती, नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की जरूरत, कांग्रेस का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पूर्व सांसद सुधाकर श्रृंगारे ने मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ये राजनीतिक फैसला ऐसे वक्त लिया है जब राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। श्रृंगारे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वो लोक कल्याण और लातूर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपका प्रबल समर्थन, आस्था वही पुरानी है, एक नई शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी में जनता का प्रवेश। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने कहा कि प्रगतिशील भविष्य को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में अपने विश्वास के कारण उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में आयुष्मान योजना पर छिड़ी जंग। आम आदमी पार्टी बोली ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है। हाईकोर्ट पहुंच गई भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस योजना को पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए यहां पर जबरदस्त तहलका मचा दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के नाम पर देश के आगे ऐसा पेश किया है जिसकी जांच सीएजी को करनी पड़ी, जिसमें पता चला है कि कैसे मृतक और नकली मरीजों के नाम पर भाजपाई अपनी जेब भर रहे थे। उधर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा नहीं, ये तो सीएजी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। इस योजना में इलाज तब होगा जब मरीज भर्ती होगा, लेकिन दिल्ली में भर्ती होने ना होने की कोई शर्त नहीं है। 5 रुपए की दवाई से लेकर 1 करोड़ तक का ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। जब दिल्ली में दवाई, टेस्ट, इलाज सब कुछ फ्री है तो फिर यहाँ आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी को दिल्ली की योजना का अध्ययन कर पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में राकांपा एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी राज्य के लिए कांग्रेस की चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, शिवसेना और राकांपा की महायुति को भ्रष्ट युति बताया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बात कर रही है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने की योजना बना रही है। चेन्नीथल्ला ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाना है और हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ईसीआई ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना पर रोक लगा दी है क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। ये सब चुनाव से पहले बोला गया झूठ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा पंजाब और हरियाणा के किसानों को साजिश के तहत सजा दी जा रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र पिछले दरवाजे से एमएसपी खत्म करना चाहता है और पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को अब निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दंडित किया जा रहा है। सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरे मुद्दे पर उनके साथ बहस करने की चुनौती भी दी है। सुरजेवाला
सुरजेवाला ने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत दंडित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत पिछले दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना चाहती है। सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में आज तक कम धान की खरीद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के 6 हिस्से हैं। इसका मुख्य हिस्सा पिछले दरवाजे से एमएसपी को अंततः खत्म करना, बिहार की तर्ज पर अनाज मंडियों को खत्म करना, धीरे धीरे एमएसपी पर फसल खरीद को कम करके खत्म करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती, नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की जरूरत, कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती करार देते हुए बुधवार को कहा कि पराली जलाने पर रोक लगाने ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहनों में बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ भारत के आर्थिक मॉडल को फिर से आकार देने की जरूरत है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने द लैंसेट काउंटडाउन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लैंसेट काउंटडाउन की एक नई रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण पर कुछ परेशान करने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। 2021 में भारत में कुल 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोयला और कुछ अन्य जीवाश्म ईंधन ने इन मौतों में 38% का योगदान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पड़ोसी राज्य में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, राष्ट्रीय जनगणना से पहले जाति सर्वेक्षण शुरू। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी राज्य में ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ओबीसी कार्ड का महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वो भी तब जब राज्य की ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी। दरअसल कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य भर में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया के तहत इच्छुक पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करने का काम कर रहा है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि उसने तेलंगाना की जनता से इस सर्वेक्षण का वादा किया था, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि तेलंगाना और महाराष्ट्र एक पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र के सीमाई इलाकों में करीब 1 करोड़ की आबादी तेलुगु बोलती है। ऐसे में तेलंगाना सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक कारणों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच भारत सरकार भी राष्ट्रीय जनगणना कराने की योजना पर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी के महायुति में भी घमासान, बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच आई दरार। सोमैया ने नवाब मलिक को बताया आतंकी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती ही जा रही है। महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को नवाब मलिक को आतंकी करार दिया। अजीत पवार पर तीखा हमला बोलते हुए सोमैया ने कहा कि नवाब मलिक आतंकी है, उन्होंने देश को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की है, वो दाऊद के एजेंट हैं। उन्हें टिकट देकर अजीत पवार की एनसीपी ने देश के साथ धोखा किया है। वहीं सुरेश कृष्णा पाटिल महायुति से एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कल से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। बता दें कि नवाब मलिक ने मंगलवार को इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। इससे महायुति के सामने, खासकर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि महायुति की तरफ से शिवसेना के पाटिल को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया वायनाड की उपेक्षा करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान तेज करते हुए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो पहाड़ी जिलों के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र
के लिए पुनर्वास के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराकर उनकी उपेक्षा कर रही हैं और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रुख लोगों और राष्ट्र का सम्मान नहीं करने के उनके भाव को दर्शाता है। ये बात उसके पिछले 10 वर्ष के शासन के दौरान बनाई गई नीतियों से भी स्पष्ट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का संविधान उस राजनीति से उपजा है जिसमें जनता को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेलवे व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा यात्रियों की कोई सुनने वाला नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिवाली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए मंगलवार को दावा किया कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। दोस्तों आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी की नीतियों से आम आदमी को फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को वायनाड के एंगपूजा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वायनाड के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध है। आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 सालों में हमने लोगों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देखी है। मोदी की नीतियों से सिर्फ बड़े कारोबारी मित्रों को फायदा होता है, आम नागरिकों को नहीं। किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया था लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। देश भर में आदिवासी लोगों पर हमले हो रहे हैं, जिनकी जमीनें बड़े व्यापारों को सौंप दी जा रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। वादों के बावजूद मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। जीएसटी व्यवस्था भी छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वायनाड के इतिहास को अच्छी तरह जानती हूं। वायनाड के लोग हमेशा सही के लिए खड़े रहे हैं। आपका इतिहास बहुत समृद्ध है। आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लगातार भाई बहनों की तरह सद्भाव से रहते आए हैं। वहीं दोस्तों, ये सभी धर्मों के गुरुओं की शिक्षाओं और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को निर्देशित करने वाले मूल्यों को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश, कहा राजनीतिक अपराध पर लगाएं लगाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो राजनीतिक अपराध के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करे। आयुक्त ने कहा कि ऐसे अपराध चुनावी माहौल को खराब करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को झारखंड, महाराष्ट्र और उनके सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीति से प्रेरित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव से पहले राज्यों में नकदी, शराब और अन्य उपहारों सहित अन्य प्रलोभनों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से अब तक 345 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। इसमें झारखंड में 114 करोड़ और महाराष्ट्र में 175 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जबकि शेष जब्ती उपचुनाव वाले राज्यों में की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह पर टीएमसी ने लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग से नोटिस जारी करने की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की अपनी हालिया यात्रा के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में आधिकारिक समारोह में राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दोस्तों, अमित शाह के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की गई है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव आयोग से भाजपा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी अपील की और चुनाव आयोग से उपचुनाव वाले जिलों में आधिकारिक समारोह में उन्हें राजनीतिक टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश मांगा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के बारे में आपका तत्काल ध्यान चाहते हैं, जो उत्तर 24 परगना के पेट्रोपोल में एकीकृत चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव की केवाई पॉलिटिक्स, जीत की रणनीति हुई डिकोड। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान को 23 नवंबर को परिणाम आएगा। भाजपा सपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यूपी उपचुनाव भाजपा सपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस बार अखिलेश यादव ने केवाई
वाई पॉलिटिक्स पर फोकस किया है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि अगर सीटें जीतनी हैं तो ओबीसी के इन दोनों वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। दोस्तों, केवाई मतलब कुर्मी और यादव से है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव, सीमामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मीरापुर सुंबुल राणा और कटिहारी से शोभावर्ती वर्मा समेत गाजियाबाद से सिंह राजा जाटव को यहां पर चुनावी मैदान में टिकट दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दिया झटका, जनसुराज के कई बड़े नेताओं को आरजेडी में कराया शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ साथ नीतीश कुमार को भी झटका दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। कटिहार के बरारी प्रखंड के जनसुराज व जेडीयू पार्टी के से जुड़े कई कद्दावर नेता ने पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर राजद का दामन थाम लिया है। जनसुराज के संविधान सभा के सदस्य जाने पहचाने सामाजिक क्षेत्र से जुड़े चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनुल हक के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के 2 दर्जन लोगों ने आरजेडी की सदस्यता ली। इसमें बरारी प्रमुख प्रतिनिधि सहित मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टाटा प्लांट के उद्घाटन पर गरमाई राजनीति, शरद पवार बोले महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में एयरबस टाटा के प्लांट के उद्घाटन पर शरद पवार ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना पहले महाराष्ट्र में लगने वाली थी, लेकिन पीएम मोदी के हस्तक्षेप से गुजरात में स्थानांतरित कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के बड़ौदा में एयरबस टाटा के असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन के बाद से ही इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बुधवार के कांग्रेस के आरोप के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी केंद्र सरकार पर यही आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक राज्य के विकास की चिंता नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ये प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर इसे गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, सोमवार को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने महाराष्ट्र के साथ पक्षपात किया है। रमेश ने आरोप लगाया कि पहले ये प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था, लेकिन पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि राज्य की जनता विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। पवार ने कहा कि रतन टाटा चाहते थे कि ये परियोजना महाराष्ट्र में लगे और उनके सुझाव पर नागपुर MIDC क्षेत्र में 500 एकड़ का प्लॉट इसके लिए चिन्हित किया गया था। ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान की बात है, जिसका मैं हिस्सा था। पवार ने बताया कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रतन टाटा को फ़ोन करके इस प्लांट के गुजरात में स्थापित करने के लिए कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाइना एनसी की मुश्किलें बढ़ाएगी, बीजेपी के ही सीनियर नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे, बोले ये म्यूजिकल चेयर गेम नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबा देवी विधानसभा सीट पर इस बार महायुति को भीतरघात के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सीट पर महायुति के उम्मीदवार के तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शाइना एनसी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब खबर यह है कि इस सीट पर बीजेपी के नेता अतुल शाह ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुंबा देवी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज अतुल शाह ने निर्दलीय पर्चा भरने के सवाल पर कहा कि इसके पीछे कारण है, मैं पिछले कई सालों से इस इलाके में सक्रिय हूं और अब यहाँ ये चुनाव के सीजन में किसी और को टिकट देना ये कोई म्यूजिकल चेयर का गेम नहीं है बल्कि चुनाव है। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप को जीतने की संभावनाओं और कैंडिडेट द्वारा किए गए काम पर विचार करना चाहिए था। पार्टी के पास अभी भी अपना फैसला चेंज करने का टाइम है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार हूं, मैं पार्टी लीडरशिप से अपील करता हूं कि वो अपनी गलती सुधारें, अभी भी समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फूट कर रोए, खाना भी छोड़ा, शिवसेना से टिकट न मिलने पर लापता हुए शिंदे विधायक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। राज्य में उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान लगभग हो ही चुका है। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा विधानसभा का टिकट देने से मना किए जाने के बाद शिवसेना के अकेला विधायक श्रीनिवास वंगा सोमवार से लापता हैं।
इस बात की जानकारी उनके परिवार ने दी है। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि पालघर विधायक पिछले 2 दिनों से परेशान थे। इतना ही नहीं, वह आत्महत्या करने का भी विचार कर रहे थे। वंगा की पत्नी ने मीडिया को बताया कि वंगा ने खाना पीना छोड़ दिया था और सोमवार शाम को बिना किसी को बताए घर से चले जाने तक रोते रहे थे। उन्होंने बताया कि उसके बाद विधायक से संपर्क नहीं हो पाया और उनके दोनों फ़ोन भी बंद हैं। दिवंगत बीजेपी सांसद चिंतामन वंगा के बेटे श्रीनिवास ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पालघर सीट से शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। उस समय शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था। शिवसेना के बंटवारे के बाद में वंगा ने शिंदे का समर्थन किया था और वंगा को लग रहा था कि शिवसेना उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को मैदान में उतार दिया है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न शिवाजी का सम्मान, न जन सुरक्षा का ध्यान, बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा और कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रविवार को भगदड़ मची, कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भारत के ढहते हुए बुनियादी ढांचे का उदाहरण बताया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों और सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार सुबह करीब 2:45 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मच गई, जब बिना आरक्षण वाली बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी।